तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब बाहर से देखने में लगता है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। हम आधुनिकता का जश्न जो मना रहे हैं। हाँ, मतलब हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं, एआई हमारे रोजमर्रा के काम कर रहा है, हम स्मार्ट शहरों की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से देखने पर तो समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। एकदम परफेक्ट तस्वीर लगती है। लेकिन जब हम इस चमकदार तस्वीर के थोड़ा पीछे झांकते हैं ना, तो एक बेहद मतलब बहुत ही भयानक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। साल 2023 में हमारे ही देश में 6000 से ज्यादा महिलाओं की हत्या कर दी गई। और कारण? कोई सिंडिकेट या गैंग वॉर नहीं था? नहीं, कोई आपसी रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसी रूढ़िवादी प्रथा जिसे हम सब मतलब हम दावा करते हैं कि हम उसे बहुत पीछे छोड़ आए हैं। दहेज। ये आंकड़ा मतलब 6000 मौतें, ये अपने आप में हमारी इस तथाकथित आधुनिकता पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का जो आधार है वो एक बेहद महत्वपूर्ण लेख है जिसका शीर्षक है दहेज का दंश। हाँ, दहेज का दंश। और इसके साथ ही हम जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है यानी एनसीआरबी, उसके हालिया और सच कहूं तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़ों को भी डिकोड करेंगे। वो आंकड़े तो सच में डराने वाले हैं, है ना? तो आज हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि 21वीं सदी के इस आधुनिक दौर में जहां विज्ञान और शिक्षा इतनी आगे है, फिर भी ये दहेज का वायरस खत्म होने के बजाय और ज्यादा ताकतवर कैसे होता जा रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसी बात की तह तक जाना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, हम ना इस भ्रम में जी रहे हैं कि शिक्षा सब कुछ ठीक कर देगी। बिल्कुल, एक आम धारणा तो यही है। लेकिन स्रोत एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त लहजे में कहा है कि दहेज हत्याएं समाज पर एक गहरा कलंक है। हाँ, एक डीप ब्लॉट ऑन सोसाइटी। सही कहा। और ये कोई इतिहास की किताबों में दर्ज पुरानी बात नहीं है। ये एक ऐसा सक्रिय और जानलेवा कलंक है जो हर दिन मतलब आज भी जिंदगियां निकल रहा है। तो अगर हम सीधे एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े बताते हैं कि 2023 में दहेज से जुड़े अपराधों में पिछले वर्षों की तुलना में 14% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 14%! बाप रे! और इस 14% के आंकड़े को अगर हम जमीनी हकीकत में बदलें ना, तो तस्वीर और भी खौफनाक हो जाती है। हाँ, बताइए। मतलब 2023 में 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 15,000! और अगर हम पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें, पहले के आंकड़े क्या कहते हैं? 2021 में करीब 13,568 मामले थे और 2022 में 13,479। तो मतलब एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ग्राफ स्थिर हो रहा है या शायद थोड़ी कमी आ ली है। बिल्कुल, लग तो यही रहा था। लेकिन 2023 के इस जबरदस्त उछाल ने साफ कर दिया है कि ये समस्या कम नहीं हो रही है, बल्कि एक नए और ज्यादा आक्रामक रूप में वापस आ रही है। ये तो मतलब ये बिल्कुल एक म्यूटेट होते हुए वायरस की तरह है। हाँ, एकदम सही उपमा है ये। है ना? हमें लगा था कि शिक्षा और आधुनिकता वो वैक्सीन है जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगी। लेकिन इस वायरस ने खत्म होने के बजाय खुद को नए माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। इवॉल्व हो गया है। हाँ, अब इसे सीधे सीधे दहेज नहीं कहा जाता। अब इसके नए नाम आ गए हैं। और यहीं पर वो लेख दहेज का दंश एक बहुत ही अहम बिंदु उठाता है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये प्रथा अब आधुनिक लिबास पहन चुकी है। आधुनिक लिबास मतलब कैसे? मतलब आज के समय में दहेज को उपहार कह दिया जाता है या लड़के के नए स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग। बाप रे, सीड फंडिंग! हाँ, या फिर कपल के लिए एक फुली फर्निश्ड फ्लैट का नाम दे दिया गया है। शब्दावली बदल गई है, लेकिन वो लेन देन और उसके पीछे का जो दबाव है ना, वो बिल्कुल वही है। तो मतलब शब्दों का खेल हो गया बस। बिल्कुल। और विडंबना देखिए कि शिक्षा ने इस रूढ़िवादी मानसिकता को खत्म नहीं किया, बल्कि दूल्हे के लिए एक प्राइस टैग का काम किया है। जितना पढ़ा लिखा लड़का, हाँ, लड़का जितना ज्यादा पढ़ा लिखा और बड़े पद पर होगा, उसकी मांगे उतनी ही आधुनिक और बड़ी होंगी। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? अगर मांगे बढ़ रही हैं और प्रताड़ना हो रही है, तो हमारे पास तो बहुत सख्त कानून है ना?
हाँ, कानून तो है। मतलब धारा 498A जैसे कानून दशकों से मौजूद हैं, जिन्हें बहुत कड़ा माना जाता है। तो अगर कोई लग्जरी कार या हनीमून पैकेज के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है, तो सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं जाया जाता? ये कानून इतना बेअसर कैसे हो सकता है? देखिए, कानून कागजों पर एक अभेद्य किले की तरह है, बहुत मजबूत। लेकिन जब इसे जमीन पर लागू करने की बात आती है ना, तो पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जमीन पे क्या हो रहा है? स्रोतों में साफ तौर पर जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनके उदासीन रवैये, यानी उनकी लचर कार्यप्रणाली को इसका एक बड़ा कारण बताया गया है। मतलब पुलिस का रवैया? हाँ, होता यह है कि जब कोई पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तो अक्सर उनकी शिकायत को एक पारिवारिक मामला या पति पत्नी का आपसी विवाद मानकर टाल दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब पुलिस जो कि रक्षक है, वो कानून लागू करने के बजाय वहां मैरिज काउंसलर की भूमिका निभाने लगती है। बिल्कुल। वहां एफआईआर दर्ज करने के बजाय काउंसलिंग या समझौता करने का दबाव बनाया जाता है। पुलिस कहती है कि अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो, घर की बात घर में सुलझा लो। ये तो बहुत ही ये तो खतरनाक है। और यही वो सबसे घातक बिंदु है जो शुरुआती समय सबूत इकट्ठा करने, मेडिकल रिपोर्ट बनवाने और कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे अहम होता है ना, वो इन समझौते की कोशिशों में ही बर्बाद हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वो दुर्व्यवहार रुकने के बजाय और बढ़ जाता है, क्योंकि अपराधियों को तो साफ दिख जाता है ना कि पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही। बिल्कुल सही, यही इसका तंत्र है। और जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है या जब कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है और मामला अदालत में पहुंचता है, तब बचाव पक्ष सबूतों के अभाव का तर्क देता है। हाँ, क्योंकि अदालतें तो सबूतों पर चलती हैं, जज्बातों पर नहीं। एकदम। जब पुलिस ने शुरुआत में सबूत जुटाए ही नहीं, कोई रिकॉर्ड बनाया ही नहीं, तो केस अपने आप कमजोर पड़ जाता है और आरोपी आसानी से बरी हो जाते हैं। व्यवस्था की ये शिथिलता ही वो ढाल है जिसके पीछे छिपकर ये अपराध लगातार बढ़ रहा है। यार, ये तो पूरी तरह से संस्थागत विश्वासघात है, मतलब इंस्टीट्यूशनल बिट्रे। हाँ बिल्कुल, यही शब्द सही है इसके लिए। जिन रक्षकों को दीवार बनकर खड़ा होना चाहिए था, वो वही अपराधियों के लिए रास्ता बना रहे हैं। लेकिन अगर व्यवस्था और पुलिस इतनी ही उदासीन है, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक और सवाल आता है। कौन सा सवाल? कि पीड़ित परिवार अपनी बेटी को उस जहरीले माहौल से बाहर क्यों नहीं निकाल लेता? मतलब कोई भी माता पिता अपनी बच्ची को मरने के लिए वहां क्यों छोड़ देते हैं? उन्हें आखिर क्या रोक रहा है? इस सवाल का जवाब ना उस कानूनी विफलता से भी ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि ये हमें समाज के सामूहिक और नैतिक पतन की ओर ले जाता है। समाज की मानसिकता। हाँ, लेख में एक बहुत ही स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, झूठा गुरूर और सामाजिक दबाव। हमारे समाज में आज भी एक बेटी की शादी टूटना या उसका तलाकशुदा होकर घर वापस आना उसकी मौत से भी बड़ी त्रासदी मान लिया जाता है। बाप रे, ये कितनी खौफनाक सोच है। मतलब लोग क्या कहेंगे, ये डर एक इंसान की जिंदगी से बड़ा हो गया है। दुर्भाग्य से हाँ। हम एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहां माता पिता को पता है कि उनकी बेटी के साथ क्रूरता हो रही है, लेकिन समाज की बदनामी के डर से वे उसे उसी नर्क में रहने को मजबूर करते हैं या खुद कर्ज लेकर दहेज की मांगे पूरी करते रहते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लेख सबसे तीखा सवाल उठाता है कि क्या भौतिक सुख सुविधाएं और ये झूठा सामाजिक रुतबा एक इंसान की गरिमा और उसके जीवन से ज्यादा कीमती हैं? कभी नहीं। ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है, ये मानवाधिकारों का सबसे क्रूर उल्लंघन है जिसे समाज की मौन स्वीकृति मिली हुई है। हाँ, सब चुपचाप देख रहे हैं। जब हम भौतिकवाद की अंधी दौड़ में शामिल होते हैं ना, तो इंसान की कीमत उसके द्वारा लाए गए सामान से तय होने लगती है। ये एक तरह की सामूहिक संवेदनहीनता है। मतलब आस पड़ोस के लोगों को भी अक्सर पता होता है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन कोई दखल नहीं देता। उनका निजी मामला है कहकर टाल देते हैं। हाँ, निजी मामला। जब समाज ही इस कदर बीमार हो चुका है और पुलिस और प्रशासन मदद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में बाहर निकलने का रास्ता क्या बचता है? क्या स्रोतों में इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई ब्लूप्रिंट या ठोस उपाय सुझाया गया है? हाँ, उपाय है, और ये उपाय बहुआयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल। क्योंकि जो समस्या इतने गहरे तक फैली हो ना, वो किसी एक जादू की छड़ी से खत्म नहीं हो सकती। जाहिर है, इसके लिए तो कई स्तरों पर काम करना होगा। बिल्कुल।
व्यवस्था के स्तर पर जो सबसे पहला और तात्कालिक सुझाव दिया गया है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इसकी अहमियत तो यहाँ बहुत स्पष्ट है। कैसे? क्योंकि वर्तमान न्याय प्रणाली में एक एक केस 10-10 साल तक खिंचता है। मतलब तारीख पर तारीख पड़ती है, पीड़ित परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाता है, गवाह मुकर जाते हैं। हाँ, वो तो हम फिल्मों में भी देखते हैं और असल जिंदगी में भी। तो ऐसे मामलों में न्याय की गति ही न्याय की असली ताकत है। अगर सजा तुरंत और सख्त मिले तो अपराधियों में एक डर पैदा होगा। बिल्कुल सही। ये कानूनी पहलू है जो बहुत जरूरी है, लेकिन जैसा कि लेख में जोर दिया गया है, कानून केवल एक आपातकालीन ब्रेक की तरह काम करता है। तो असली स्टीयरिंग कहाँ है? गाड़ी की असली स्टीयरिंग आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता में है। दूसरा सबसे बड़ा समाधान जो सामने रखा गया है वो है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। बहुत बहुत अहम बिंदु है ये। हाँ, क्योंकि जब तक एक महिला को जीवित रहने के लिए या अपने गुजारे के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा, तब तक शोषण की गुंजाइश बनी रहेगी। सही बात है। अगर कोई महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तो उसके पास ये विकल्प होता है कि वो उस शोषणकारी विवाह से बाहर निकल सके। बिल्कुल, उसे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। हाँ, उसे इस बात का डर नहीं होगा कि आगे उसका गुजारा कैसे चलेगा। वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं रह जाती, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में सक्षम हो जाती है। एकदम सटीक बात कही आपने। और इसी से जुड़ा है सबसे बुनियादी और गहरा समाधान, जिसे समानता आधारित परवरिश कहा गया है। इक्वालिटी बेस्ड अपब्रिंगिंग। हाँ, ये वो सामाजिक विकास है जिसके बिना कोई भी कानून पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। बदलाव की शुरुआत घर की चारदीवारी से ही करनी होगी। मतलब जड़ से। बिल्कुल। बेटे और बेटी की परवरिश में जो गहरे तक बैठा हुआ भेदभाव है ना, उसे खत्म करना होगा। यानी हमें सिर्फ बेटियों को ये नहीं सिखाना है कि उन्हें कैसे सुरक्षित रहना है या कैसे एडजस्ट करना है। बिल्कुल नहीं। बल्कि बेटों को ये सिखाना होगा कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है और वो कोई संपत्ति या किसी के आर्थिक लाभ का साधन नहीं है। बिल्कुल। अगर हम जड़ को ही बदल दे तो शायद इस पेड़ पर जहर के फल लगने ही बंद हो जाए। ठीक, यही बात स्रोतों का निष्कर्ष भी है। सख्त कानून और नीतियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज की सामूहिक सोच कितनी विकसित हुई है। हाँ, कलेक्टिव थिंकिंग। जब तक समाज एक बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और उसके अधिकारों को एक बेटे के समान नहीं मानता ना, तब तक दहेज प्रथा केवल अपना रूप बदलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि एक समाज के रूप में सच्ची प्रगति केवल ऊंची इमारतों या बढ़ती जीडीपी या नई तकनीक से नहीं मापी जा सकती। बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ ढांचा है। हाँ, प्रगति का असली पैमाना यह है कि उस समाज में एक महिला कितनी सुरक्षित और स्वतंत्र है। जब तक एक भी जान इस झूठे गुरूर और भौतिकवाद की भेंट चढ़ रही है, तब तक हमारे विकास के सारे दावे एकदम खोखले हैं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार किए बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कानूनी सख्ती, पुलिस की जवाबदेही और समाज की सोच, इन तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना ही एकमात्र रास्ता है। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जो हमें थोड़ा बेचैन करे, सोचने पर मजबूर करे। हमने देखा कि कैसे शिक्षा ने इस प्रथा को खत्म करने के बजाय इसे और स्मार्ट और आधुनिक बना दिया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली ही एक बहुत बड़े भ्रम पर टिकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारे स्कूल और हमारे विश्वविद्यालय सिर्फ कौशल और पैसा कमाने के तरीके सिखा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी ये नहीं समझ पाता कि एक इंसान की जान एक कार या एक फ्लैट से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली मानवीय संवेदनाएं और करुणा सिखाने में पूरी तरह से फेल हो गई है? शायद हाँ। क्या हम सिर्फ डिग्रियां लेकर सभ्य दिखने का नाटक कर रहे हैं, जबकि अंदर से हमारी सोच आज भी सदियों पुरानी और बर्बर है? ये सोचने वाली बात है। इसी तीखे सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार जरूर होना चाहिए।